नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में परिचर्चा की थी, जिसका पहला भाग हमने बता दिया था। जो उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन है, उत्तराखंड का जो परीक्षावाणी किताब बुक्स है आपकी, राइटर हैं केसरी नंदन त्रिपाठी, उसके से वेरीफाइड हम परिचर्चा कर रहे थे। ठीक है, लेसन 3 था जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था। लेसन 3 का जो पहला सेशन था, हमने क्या इतिहास के बारे में जाना था। क्या जाना था? इतिहास के काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 कालों में मैंने बताया। प्रागैतिहासिक काल हो गया, ठीक है। दूसरा आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपको बताया था मैंने ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 कालों में से हमने 2 कालों के बारे में परिचर्चा की थी। एक प्रागैतिहासिक काल के बारे में और एक आद्य ऐतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने किसके बारे में जाना था? उसमें हमने किसके जो पाषाण, जो पत्थरों से बने उपकरण थे, ठीक है, गुफा थे, शैलचित्र थे, कंकाल थे, मृद भांड, किसे बोलते हैं मृद भांड? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, और कंकाल, मृद भांड, धातु उपकरणों के बारे में हमने किस किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में उसके बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, जिसमें हमने लाखो गुफा के बारे में, कब खोज की गई? 1963 में खोजा गया। कहाँ पे? मैंने बताया अल्मोड़ा के बाड़ोसिना के पास दलबैंड में स्थित है। वहाँ से क्या मिले थे लाखों उडियार से? तो मैंने बताया क्या? मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, वैसे मैंने आपको गोरखा गुफा बताया। कहाँ? अलकनंदा नदी के किनारे। गोरखा कहाँ पे बताया? अलकनंदा। गोरखा कहाँ? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे बताया था मैंने गोरखा गुफा। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? मैंने क्या बताया आपको? मानव, भेड़ और बारहसिंगा लोमड़ी के रंगील चित्र मिले हैं। ठीक है, किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित बताया था। वहां से क्या मिले थे? चित्रित हथियार मिले। और क्या? पशुओं के शैल चित्र। कैसे रंग के थे? हल्के सफेद रंग के, किमनी गांव से। ठीक है, और मैंने पूछा था आपसे कि नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो हुडली में पूछा था। ठीक है, रामगंगा घाटी के बारे में बनकोट गढ़वाल। और हाल ही में मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक नया क्या खोजा गया? एक नया पुरानी गुफा खोजी गई। कहाँ पे? पिथौरागढ़ के बेरीनाग पे। ठीक है, पिथौरागढ़ के बेरीनाग में खोजी गई, तरुण मेहरा के द्वारा खोजी गई है। अभी वेरीफाइड होना बाकी है। वहाँ दीवारों पे, गुफाओं के जो दीवार है उन पे कैसे चित्र उकेरे गए हैं? जैसे भीमबेटका में मिले हैं। ठीक है, अभी वो वेरीफाइड होना बाकी है। तो एक वो आपका फिर नया लेटेस्ट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में फिर हमने हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक काल में किसके बारे में जाना था? जो यहाँ के क्या थे? धार्मिक ग्रंथ थे, पौराणिक ग्रंथ थे, उनके बारे में जाना था। ठीक है, मैंने बताया उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। मैंने बताया कहाँ मिलता है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड शब्द है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मैंने कहाँ बताया आपको? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कहाँ से? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यहीं से उत्तराखंड शब्द के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसमें क्या बोला गया है? उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की से पूर्ण भूमि कहा गया था। ठीक है, तो हमने ये 2 काल जाना था। ठीक है, 57 मिनट की करीब वो वीडियो थी, उसमें हमने 2 कालों के बारे में अच्छे से जाना था, परिचर्चा की थी, और जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला था उनके बारे में हमने क्या किया? चर्चाएं की थी। ठीक है, तो आज हम उससे आगे, ठीक है, जो क्या है ऐतिहासिक काल है, जो क्या है? ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, उस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमने क्या? पाषाणोपकरण पढ़े थे, क्या? गुफा शैल चित्रों के बारे में पढ़ा। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राचीन काल के बारे में। और प्राचीन काल में भी आपको पता है प्राचीन काल भी क्या अलग अलग उसमें क्या है? विभक्त है। जैसे मैं आपको बताऊं किसमें? मध्यकाल में हो गया। ठीक है, प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, और एक आपका क्या हो गया? आधुनिक काल हो गया। और तीनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? प्राचीन काल के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल के बारे में क्या आता है? जो उत्तराखंड मूलतः क्या था? एक दुर्गम क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग क्या था? बीहड़ था, वीरान था, जंगलों से भरा हुआ, लगभग निर्जन था। ठीक है, उत्तराखंड क्या था? मैंने बताया कि एक दुर्गम क्षेत्र था, जिसका अधिकांश भाग जंगल हो गया, पहाड़ होगी, नदी होगी, घाटियां हो गया, मतलब कि बीहड़ों से भरा हुआ बीहड़ क्षेत्र था। ठीक है, एक
क्या था, बिहड़ क्षेत्र था। ठीक है, अब उसी में हम आगे परिचर्चा करेंगे। कुणिंद वंश को उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। किसको, देखो किस वंश को उत्तराखंड में राज करने वाली पहली शक्ति कहा जाता है, राजनीतिक शक्ति, तो कुणिंद वंश हो जाएगा। क्या, कुणिंद वंश को उत्तराखंड में राज करने वाली क्या, पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। उत्तराखंड में 3री से 4थी शताब्दी तक कुणिंद वंश और उनके शासकों का शासन रहा। देखो कब तक, उत्तराखंड जो हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, इसमें कुणिंद वंश का कब, 3री और 4थी शताब्दी तक कुणिंद वंश या इनके शासकों का क्या रहा, शासन रहा यहाँ पे। ठीक है, वहीं अशोक के बारे में मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया था। ठीक है, अशोक को किस नाम से जाना जाता है, देव नाम प्रिय, देवप्रिय से। ठीक है, देवों का प्यारा, देव नाम प्रिय के नाम से किसे, अशोक को जाना जाता है, जिसका शिलालेख मैंने कहाँ से बताया आपको, कालसी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, कालसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालसी कहाँ है, देहरादून में, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो देखो अशोक के शिलालेख में कुणिंद वंश क्षेत्र को अपरांत कहा गया। ठीक है, जो किसका, अशोक का शिलालेख था, उसमें कुणिंद वंश को क्या, कुणिंद वंश के क्षेत्र को किस नाम उसमें प्रयुक्त किया गया, अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या कहा गया, पुलिंद कहा गया। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख थे उसमें कुणिंद वंश के क्षेत्र को क्या कहा गया, अपरांत कहा गया, और जो यहाँ के लोग थे इन्हें क्या कहा गया, पुलिंद कहा गया। किसमें, अशोक के शिलालेख में। ठीक है, इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, कालकूट थी। कहाँ पे थी, इस वंश जो कुणिंद वंश था इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, कालकूट में थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक और शक्तिशाली राजा पूछे तो उसका नाम क्या था, अमोघ भूति था। ठीक है, देखो कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो अमोघ भूति था। इसके साथ वह कुणिंद वंश के शुरुआती राजाओं में से एक था। ठीक है, क्या था, जो कुणिंद वंश है उसका सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति था, और इसी के साथ वह कुणिंद वंश का क्या था, शुरुआती राजाओं में से एक था। कालसी शिलालेख के अनुसार कुणिंद वंश मौर्य के अधीन था। देखो अब जो कालसी अभिलेख था उसमें क्या कहा गया है, जो कुणिंद वंश है वो किसके अधीन था, वो मौर्यों को के अधीन था। अशोक भी क्या है, मौर्य साम्राज्य से क्या था, संबंधित था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का ही क्या था, एक शासक था। तो उसी के शिलालेख में उसने क्या बोला, जो कुणिंद वंश है वो क्या है, हमारे अधीन है। ठीक है, और बताओ मुझे जो मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश के जो अंतिम संस्थापक बृहद्रथ था उसकी हत्या कौन करता है, उसी का एक सेनापति करता है। उसका नाम आप कमेंट में बताना, बाकी मैं हिंट देता हूँ। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, उसकी हत्या उसका सेनापति कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन था जिसने क्या किया, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारा और किस वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो उसी के अभिलेख में जो किसका, अशोक का अभिलेख है उसमें क्या बोला अशोक ने, जो कुणिंद वंश था वो क्या है, हमारे अधीन था। कुणिंद राजवंश के शासक, इतिहास में कुणिंद वंश के शासकों को 3 काल या चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो कुणिंद राजवंश के शासक हैं इन्हें इतिहास में क्या 3 शासकों के काल में विभाजित किया गया है। एक आता है आपका पहला काल का चरण आता है, दूसरा काल का चरण आता है और तीसरा काल का चरण आता है। अब तीनों में देखो पहला काल का चरण में कौन से शासक हुआ करते थे, ठीक है, और दूसरे काल में कौन थे और तीसरे काल में कौन थे, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखो, अगर सेशन पसंद आए तो आपको शेयर भी करना है। ठीक है, देखो सोशल मीडिया आर्मी की पूरी क्या है, जय है। आपने पहले इससे वीडियो बहुत सहारे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और आपका सहारना हमें फ्यूल देता है। ठीक है, हमें क्या करता है, फ्यूल देता है, और जितनी मेहनत आप करते हो उससे दुगनी मेहनत मैं करूँगा आपके लिए। ठीक है, कि आपको कैसा कंटेंट मैं दूँ जो आप एग्जाम में आपके सामने आए, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बने। ठीक है, तो आइए, मैंने बताया जो कुणिंद राजवंश है, ठीक है, उसको 3 कालों में विभाजित किया गया, पहला काल, दूसरा काल का चरण और तीसरा काल का चरण। ठीक है, पहला काल का चरण में किसके बारे में, सुबाहु के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभी
व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जो दूसरे काल का चरण है उसमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। और तीसरे काल के चरण की बात करूं तो उसमें हमें विश्वदेव हो गया, ठीक है, अग्रराज हो गया, ठीक है, धनभूति फर्स्ट हो गया, धनभूति सेकंड हो गया, बलभूत हो गया, ठीक है, अमोघ भूति, जो मैंने बताया क्या, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था, अमोघ भूति था, सबसे शक्तिशाली शासक का नाम। ठीक है, शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया, शिवपालित हो गया और छत्रीश्वर हो गया। ये आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले काल के चरण में खाली सुबाहु के बारे में चर्चा परिचर्चा है। ठीक है, दूसरे काल के चरण में किसी के बारे में जानकारी नहीं है। जो तीसरा काल है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें क्या विश्वदेव हो गया, अग्रराज हो गया, धनभूति पहला और दूसरा दो अलग अलग हैं, बलभूतु हो गया, अमोघ भूति हो गया, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और छत्रेश्वर है। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात करूं तो कुनिंद मुद्राओं के प्रकारों के बारे में। ठीक है, मध्य हिमालय से प्राप्त हुई कुनिंद कालीन मुद्राओं में अनेक कालक्रम के अनुसार 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, जो कुनिंद मुद्राओं के प्रकार हैं उसमें 3 प्रकार के हमें क्या मिली हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, एक तो है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, तीसरा क्या है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। ठीक है, तो आइए अब इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इन मुद्राओं की लिपि, धातु, लेख और इनमें मिले चित्र कुछ इस प्रकार थे। ठीक है, जो 3 प्रकार की हमें क्या, कुनिंद वंश से जो 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती है, पहला अमोघ भूति प्रकार, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार, तीसरा छत्रेश्वर प्रकार। तो इनकी लिपि क्या थी, कौन सा धातु कितने ग्राम का था, कितने किलो को होता था, कौन से लेख इनमें लिखे गए थे, कौन से चित्र इनमें अंकित थे, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। पहला आपके लिए इंपोर्टेंट होता है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, लिपि क्या थी इसकी, ब्राह्मी और खरोष्टी थी। ठीक है, पूछेगा जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं मिली हैं उनमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो उसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। धातु की बात करें तो तांबा और चांदी दोनों धातुएं प्राप्त हुई हैं। तांबे की बात करें तो 9.5 से 252 ग्रेन का धातु प्राप्त हुआ है। और चांदी की बात करूं तो उनका वजन कितना था, 31 से 38 ग्रेन तक हुआ करता था। ठीक है, लेख की बात करूं तो रज कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस। ठीक है, उनमें क्या लिखा गया है, रज कुनिंदस्य अमोघ भूतिस महाराजस। ठीक है, उनमें लिखा गया है। अगर चित्रों की बात करूं तो चित्र उसमें नारी हो गया, मृग हो गया, स्वास्तिक हो गया, नदी और नाग के चित्र उन मुद्राओं में क्या है, प्राप्त है। अभी देखो, आपको मैं मुद्रा का चित्र दिखाऊंगा तो आप उससे बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, देखो मुद्राओं में मैंने क्या बताया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तांबा में भी मिले हैं और चांदी में भी मिले हैं। तांबा मैंने बताया 9.5 से 252 ग्रेन तक हो गया। और चांदी का वजन मैंने बताया 31 से 38 ग्रेन तक चांदी की मुद्रा का मैंने वजन बताया। ठीक है, उस मुद्राओं में क्या लिखा था, मैंने बताया रज कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस लिखा है। ठीक है, चित्र किस प्रकार के मिले, नारी, मृग, स्वास्त्री, नदी और नाग के चित्र प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं में हिंद यूनानी राजाओं की रजत मुद्रा का भी प्रभाव मिलता है। ठीक है, जो ये मुद्राएं हैं इनमें जो हिंदू यूनानी राजाएं थे उनकी रजत मुद्रा का भी प्रभाव क्या होता है, देखने को मिलता है। यह मुद्रा 3 प्रकार की मुद्राओं में सर्वप्राचीन मानी जाती है। 3 प्रकारों की मुद्राएं मैंने बताई, कौन कौन से, मैंने बताया अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है इनमें क्या भाई, ये क्या माने जाते हैं, सर्वप्राचीन मानी जाती हैं। इस मुद्रा के अग्रभाग या आगे का भाग, अग्र मतलब होता है आगे के भाग में क्या, द्विहस्ता देवी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, द्विहस्ता देवी दिखाई देती है। और उनके दाएं तरफ उनका देखता हुआ मृग दिखाई देता है। ठीक है, उनके दाएं ओर उनको देखता हुआ क्या, मृग दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो ये है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं जिसमें मैंने क्या बताया, द्विहस्ता देवी दिखाई देती है आगे के भाग में। ये देखो आपकी ये क्या है, द्विहस्ता देवी दिखाई देती है। ठीक है, ये है आपका क्या, द्विहस्ता देवी, आपको चित्र में दिख रहा होगा द्विहस्ता देवी। और
क्या बताया मैंने, उनके दाहिने तरफ क्या है, एक मृग का चित्र है, ठीक है। और इसी पे देखो मैंने क्या बताया, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और क्या क्या मिला है बताया मैंने, इस पे बताओ, नारी हो गया, नदी हो गया, नाग हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया, ये नदी हो गया और ये नाग हो गया, इनके भी चित्र इसमें मिले हैं। कौन से, जो क्या है, कुनिंद प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, बता दिया। दुहस्ता देवी का चित्र है और उनके दाहिनी तरफ क्या है, मृग अंकित है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या उसमें है, देखो स्वास्तिक चिन्ह है, नदी है, नारी है, नाग के चित्र भी मिले हुए हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में। इनकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। धातु क्या था, तांबा था, जो 119 से 327 ग्रेन का था, ठीक है। इसका वजन कितना था, 119 से 327 ग्रेन का क्या था, ये तांबे का धातु था, ठीक है। मुद्राओं में चित्र की बात करूं तो देखो, वृत्त हो गया, कुबड़ा वाला बैल हो गया, बेदी हो गया, नंदीपात हो गया, मानव मूर्तियां, नाग इसमें मिले गए हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं साथियों, उसमें वृत्त के चित्र मिले हैं, ठीक है, कुबड़ा बैल हो गया, बेदी हो गया, नंदीपात हो गया और मानव मूर्ति के इसमें हमें चित्र मिलते हैं। इस प्रकार की मुद्राएं सिर्फ उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से, तो हिमालयी क्षेत्र से हमें मिलती हैं, ठीक है। इनकी अधिकांश मुद्राएं क्या थी, अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई, ठीक है। अल्मोड़ा जिले से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। किसमें, कुमाऊं मंडल में पड़ता है, जिसे मानसखंड के नाम से जाना जाता है। बाल मिठाइयों का घर, विविधेश्वर नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी आपको यहाँ कोसी कटारमल में, कोसी में मिल जाता है, ठीक है। सूर्य मंदिर भी आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो इन मुद्राओं में 8 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो क्या है, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें कितने, 8 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। इसमें 4 राजाओं के नाम वाली 4 अलग अलग मुद्राएं अल्मोड़ा से मिली हैं, जिनमें 4 राजाओं के नाम क्या थे, शिवदत्त था, ठीक है, शिवपालित था, हरिदत्त था और क्या था, मगभद्द था। क्या बोल रहा है, देखो समझना है, इनमें 4 राजाओं के नाम वाली 4 अलग अलग, देखो अलग अलग मुद्रा मिली है। शिवदत्त की एक अलग मुद्रा मिली है, ठीक है, जिसमें शिवदत्त का नाम अंकित है, ठीक है। शिवपालित का एक अलग मुद्रा मिली है, जिसमें इसी का नाम क्या था, अंकित था। हरिदत्त की एक अलग मुद्रा मिली है, जिसमें हरिदत्त का ही नाम था। और मगभद्द का एक अलग मुद्रा मिली है, जिसमें किसका, मगधत का ही नाम था। यह मुद्राएं अब लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में है। देखो कहाँ पे ये संग्रहित किए गए हैं, लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। महेश्वर जोशी द्वारा एक ताम्र मुद्रा, जिसमें राजा शिवरक्षित का नाम भी ब्रिटिश संग्रहालय में प्राप्त होता है, ठीक है। महेश्वर जोशी का एक ताम्र मुद्रा है, जिसमें कौन, राजा शिवरक्षित का नाम ब्रिटिश संग्रहालय से भी प्राप्त होता है। बाद में कचूरी घाटी अल्मोड़ा में 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक राजा शिवदत्त और एक राजा क्या था, आसेक, और शेष मुद्रा राजा गोमित्र की है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिसमें एक राजा शिवदत्त, एक राजा आसेक और शेष मुद्राएं किसकी, राजा गोमित्र की प्राप्त हुई हैं, ठीक है। पंडित लाल गुप्ता द्वारा गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त राजा विजयभूति की एक ताम्र मुद्रा का विवरण क्या होता है, प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार इन 8 राजाओं के नाम वाली मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के अंतर्गत आती हैं, जिनमें 6 अल्मोड़ा से, 1 गढ़वाल से और 1 ब्रिटिश संग्रहालय से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में भी हमने परिचर्चा की है। अब हम जानते हैं जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, इनके बारे में। अगर बात करें छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की भाषा, लिपि की बात करें तो लिपि इनकी क्या थी, ब्राह्मी थी, ठीक है। धातु तो देखो इनमें धातु क्या मिला है, तांबा मिला है, ठीक है। लेख में क्या लिखा है, भागवत छत्रेश्वर महामना, ठीक है। जो लिपि मिली है, जो क्या हमें यहाँ से क्या मिली है, मुद्रा मिली है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा मिली है। ब्राह्मी लिपि थी, तांबा वाली मुद्राएं मिली हैं और उसमें क्या लिखा हुआ था, भागवत छत्रेश्वर महामना उसमें अंकित है, ठीक है। मुद्राओं में चित्र की बात करूं तो त्रिशूल धारण किए हुए शिव भगवान है। देखो दो क्या है, जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में चित्र किसका प्राप्त हुआ है, त्रिशूल धारण किए हुए भगवान आशुतोष शिव जी का क्या मिला है, चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की मुद्रा पर कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है और इस प्रकार की मुद्राओं को शिव प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है, ठीक है। इन जो मुद्राएं हैं छत्रेश्वर प्रकार की, इनमें कुषाण प्रकार की मुद्राओं का प्रभाव देखने को मिला है और शिव प्रकार भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है, तो अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
कुनिंदों की मुद्राओं में अलग अलग प्रकार के धार्मिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कुनिंद की मुद्राएं हैं इनमें अलग अलग प्रकार के क्या धार्मिक चिन्ह भी, जैसे मैंने क्या बताया स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो धार्मिक चिन्ह भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। यह चिन्ह शैव एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और शैव धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको पहले इतिहास जब कराया था उसमें मैंने क्या बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया, इनके बारे में और भागवत धर्म के बारे में चर्चा पर चर्चा की है। वहाँ इनके बारे में मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो शक वंश का शासन के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। ठीक है, अभी तक तो कुनिंद वंश के बारे में जाना, अब शक वंश का शासन के बारे में। ठीक है, शकों ने कुनिंदों को पराजित करके इनके मैदानी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, जैसे अभी तक क्या था, कुनिंद मानो मैं कुनिंद वंश का शासक हूँ, मनोज भूति मेरा नाम है। मेरा नाम क्या है, मनोज भूति है। ठीक है, आप में से कोई आता है, ठीक है, और क्या कर देता है, मेरे साथ लड़ाई करता है और मुझे हरा देता है, या तो मुझे बंदी बना देता है या तो मुझे मृत्यु के घाट उतार देता है। ठीक है, तो मेरा शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ से अब आपका क्या हो गया, शासन हो जाएगा। आपका नाम क्या है, शक सेना है, तो आप क्या करोगे, अपने वंश के आगे क्या लगाओगे, शक वंश हो गया। तो ठीक है, तो कुनिंद वंश का अंत होता है, यहाँ से शक वंश का क्या होता है, प्रारंभ होता है। शकों ने किसको, कुनिंदों को पराजित किया और मैदानी क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर मैंने पहले ही आपको बता दिया कनेक्ट करते हुए। ठीक है, कहाँ पे, अल्मोड़ा कटारमल। ठीक है, सूर्य मंदिर, ठीक है, कोसी के पास। ठीक है, कहाँ बताए, सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। ठीक है, एवं सूर्य मूर्तियाँ शकों के अस्तित्व में उनके यहाँ पर अधिकार का क्या करता है, पुष्टिकरण करता है। और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अल्मोड़ा का क्या है, कटारमल सूर्य मंदिर है। ठीक है, और अल्मोड़ा के अलावा कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर है मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया। ठीक है, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ। ठीक है, और कहाँ बताया था, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसी के बाद और कहाँ बताया था मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपके लिए देखो सारे कनेक्ट करते हुए आपको बताता हूँ। ठीक है, कि कहाँ से मैं आपको कनेक्ट करके बता दूँ कि किस तरीके से मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, जो आप क्या करो, कनेक्ट करना सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछूं कि अल्मोड़ा का जो सूर्य मंदिर है इसमें किस भगवान का चित्र संलग्न है, तो मुझे बताओ किसका है, बड़ादित्य सूर्य की मूर्ति है। सूर्य भगवान के मंदिर है तो बड़ादित्य सूर्य की क्या है, मुख्य प्रतिमा है। ठीक है, इसके साथ साथ शक संवत की जानकारी भी यहाँ क्या होती है, प्राप्त होती है। कुषाण वंश का शासन की अगर बात करूं, अब इसके बाद क्या आता है, कुषाण वंश की बात करूं तो शकों के आने के बाद कुषाणों ने भी राज्य किया और तराई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, पहले आया कुनिंद, ठीक है, कुनिंदा आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, मैंने बताया आपको शक आया। ठीक है, शक के बाद अब क्या आता है, कुषाण आता है। इसके बाद क्या आता है, अब कुषाण आता है। ठीक है, तो आइए कुषाणों के बारे में जानकारी या कुषाण कालीन अवशेष, जिसमें हमें यह पता चला कि इन क्षेत्रों में कुषाणों ने भी क्या किया था, अधिकार किया था। यह वे प्रमुख स्थान थे जहां से हमें कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश, ठीक है, मोरधज कोटद्वार के पास है। ठीक है, गोविषाण काशीपुर का ही पुराना नाम क्या था, गोविषाण था। और उत्तर काशी का पुराना नाम क्या है, बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट किसका पुराना नाम है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाड़ाहाट, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, और ऋषिकेश का पुराना नाम भी मुझे बताएंगे। ठीक है, तो देखो अब गोविषाण का उल्लेख करते हुए देखो कांति प्रसाद नौटियाल द्वारा अपनी पुस्तक किसमें, आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। ठीक है, पूछेगा, देखो पूछेगा कि आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं पुस्तक के रचयिता कौन है, कांति प्रसाद नौटियाल की पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में। उन्होंने बताया कि गोविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था। ठीक है, गोविषाण जिसे आज किस नाम से, काशीपुर के नाम से जानते हैं, वो किसका प्रमुख नगर था, वो कुषाणों का प्रमुख नगर था। किसकी पुस्तक, कांति प्रसाद नौटियाल द्वारा एक पुस्तक रचित है जिसका नाम क्या है, आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं है, उसमें उन्होंने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, कनिष्क प्रथम जो कुषाण वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था, कनिष्क प्रथम क्या था, कुषाण वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था। उनकी नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती, ठीक है, से प्राप्त हुई हैं। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा के पास कंचनपुरी से भी प्राप्त हुई। ठीक है, 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। वहीं 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा के पास कहाँ, कंचनपुरी से भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है,
तो देखो दोस्तों, हमने क्या उत्तराखंड के इतिहास में कुनिंद वंश के समकालीन एक और वंश का नाम आता है, जिसका नाम क्या था, यौधेय वंश था। ठीक है, क्या बताया, उत्तराखंड के जो इतिहास है उसमें जो वंश बताया कुनिंद वंश, उसी के समकालीन एक वंश का नाम और देखने को आता है, मिलता है इतिहास में, जिसे यौधेय वंश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आइए आप चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं यौधेय वंश के बारे में। ठीक है, यौधेय वंश को कुनिंद वंश के समकालीन एक समय पर घटित माना जाता है। ठीक है, ये उसी के समकालीन, मतलब जब कुनिंद वंश चल रहा था तो उसी के समय ये यौधेय वंश को भी क्या माना जाता है, घटित माना जाता है। इनकी जानकारी हमें इस वंश की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं, जो जौनसार, बाबर, देहरादून और कालू डांडा पौड़ी से प्राप्त हुई है। ठीक है, इनकी जानकारी देखो, हम हिस्ट्री को जान पा रहे हैं तो कैसे जान पा रहे हैं, क्या स्रोत है, या तो शिलालेख, या तो अभिलेख, या स्थानों से मिली हुई विभिन्न क्या मुद्राएं हो गई, मृदभांड हो गई, वहाँ से वस्तुएं होंगी। जैसे आज आप जान रहे हैं हड़प्पा, सिंधु घाटी, ठीक है, उसके बारे में जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हो कि तो वहाँ मिले स्थल हो गई, वहाँ मिले उनके बनाए हुए बर्तन हो गए। ठीक है, उनके बनाए हुए समाज के जो क्या था, समाज था वो कैसा था। ठीक है, नदी नाले हो गए, सड़कें हो गई। ठीक है, और किस प्रकार के जानवरों को उन्होंने पालना प्रारंभ किया, और कौन सी खेती उनके द्वारा की जाती थी, कौन से मुद्राएं उनके द्वारा चलन में थी, इन सभी के बारे में क्या कि उन्हीं के द्वारा प्राप्त हमें क्या कुछ मुद्राएं मिली हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कुछ क्या मिले हैं, स्रोत मिले हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम जान पाते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या बोल रहा है, जो यौधेय वंश है उसकी मुद्राओं से प्राप्त होती है, कहाँ से, जौनसार, बाबर, देहरादून और काला डांडा पौड़ी से प्राप्त हुई है। ठीक है, राजा सीलवर्मन द्वारा बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया गया था, तो राजा सीलवर्मन के द्वारा। ठीक है, करवाया गया था। बाड़ावाला विकासनगर देहरादून के पास है। बाड़ावाला कहाँ पे है, तो ये विकासनगर देहरादून के पास है, जिसकी स्थापना, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राजा सीलवर्मन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुनिंद वंश के थे, और कुछों के अनुसार ये क्या थे, यौधेय वंश है। ठीक है, कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं, ये कुनिंद वंश के थे, और कुछ क्या बोलते हैं, ये यौधेय वंश अलग ही एक वंश था, और कोई बोलता है कि कुनिंद वंश के ही क्या थे, वंश थे। ठीक है, राजा सीलवर्मन ने तीसरी सदी में एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके दौरान उन्होंने इस बाड़वाला यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा सीलवर्मन ने तीसरी सदी में एक यज्ञ करवाया था, जिसका नाम होता है अश्वमेध यज्ञ। देखो क्या होता है अश्वमेध यज्ञ, आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है, कमेंट में बताना अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। और उसी के द्वारा उन्होंने क्या किया, बाड़वाला में यज्ञ वेदिका का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि शकों ने कुनिंदों के मैदानी क्षेत्रों में, कुषाणों ने कुलिंदों के तराई क्षेत्रों में। ठीक है, शकों ने कुनिंदों को हराया और कहाँ पे अधिकार किया, मैदानी क्षेत्र में अधिकार किया, और कुषाणों ने कुलिंदों के तराई क्षेत्र में अधिकार कर लिया, परंतु उन्होंने कुनिंदों को पूर्ण रूप से नहीं हराया था, और कुनिंद अब भी काफी क्षेत्रों में शासन कर रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुनिंदों को शकों ने पूरी तरह नहीं हराया, अभी भी क्या कर रहे थे, कुनिंद काफी क्षेत्रों में अपना शासन कर रहे थे। समय के साथ साथ कुनिंद शासक अपनी शक्तियों को क्या करते गए, बढ़ाते गए। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुनिंद शासक क्या करते गया, अपनी शक्ति को क्या करते गया, बढ़ाते गया, शकों व कुषाणों को पराजित कर उन्हें उनके क्षेत्रों में भगा देते हैं। और वो क्या करते हैं, अब देखो कुनिंद वंश को तो पूरी तरह शकों ने नहीं हराया, तो कुछ क्षेत्र में भी अभी कुनिंदों का शासन है। जैसे जैसे समय बीतता है तो कुनिंद अपनी शक्ति क्या करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है, और शकों व कुषाणों को पराजित कर उन्हें उस क्षेत्र से क्या कर देता है, भगा देता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास अधिक शक्ति है वही राज करेगा। ठीक है, शकों व कुषाणों को पराजित करने के बाद कुनिंद उन क्षेत्रों में वापस जाते हैं और कार्तिकेयपुर नामक एक नए राज्य का स्थापना करते हैं। देखो, जब शक व कुषाणों के बाद जब पराजित होते हैं, जब क्या होते हैं, ये पराजित होते हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या जाते हैं, वापस जाते हैं और एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे हम किसके नाम से, कार्तिकेयपुर नामक राज्य के नाम पे जानते हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर राज्य के बारे में आइए जान लेते हैं। कुनिंद शासक कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना करते हैं। इस शासन के अंतर्गत रुहेलखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का उत्तरी भाग आता है। ठीक है,
क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कुनिंद शासक कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना करते हैं और इस राज्य के अंतर्गत रुहेलखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का उत्तरी भाग पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना कुनिंदों द्वारा करी गई थी, ठीक है। अधिकार इतिहास का क्या बोलते हैं, जो क्या है कार्तिकेयपुर राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा? कुनिंदों द्वारा की गई थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य में राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? हरिसेन थे, ठीक है। उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। प्रयाग क्या है? प्रशस्ति है। मैं कार्तिकेयपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक क्या बोला जाता है? अधीन राज्य माना जाता है, ठीक है। देखो आपसे पूछेगा कि सबसे पहले महाराजा धिराज की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त के पप्पा ने की। किसने? समुद्रगुप्त ने पप्पा ने की, ठीक है। समुद्रगुप्त के पापा का नाम क्या था आप मुझे बताएंगे। और वह कौन सा शासक था जिसने दूसरी बार महाराजा धिराज की उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त था, ठीक है। और पहले किसने की? तो इसके पप्पा ने की। किसके पप्पा ने? समुद्रगुप्त के पप्पा ने। आप मुझे बताएंगे कि समुद्रगुप्त के पापा का नाम क्या था। जैसे समुद्रगुप्त के पापा ने क्या, मैं ही क्या हूँ? महाराजा धिराज हूँ, वैसे समुद्रगुप्त ने क्या बोला? पप्पा मैं भी क्या बनूंगा? महाराजा धिराज बनूंगा। तो इसी का एक दरबारी कवि है, कवि का नाम क्या है? हरिसेन है, ठीक है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का कवि था, ठीक है। जो इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, इसमें इसने क्या समुद्रगुप्त की बहुत ही प्रशंसा की है, ठीक है। मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा वैसा है, ठीक है। मेरा राजा एक बार में 10 बाण चला देता है, मेरा राजा क्या करता था? सभी युद्धों में जीता है, मेरा राजा क्या करता है? मतलब कि समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त की तारीफ बहुत की है हरिसेन ने, ठीक है। उसी के साथ ही दरबारी कवि था, अमात्य प्रमुख था। इसके पास बहुत सारी क्या थी? पोस्ट थी, बहुत सारे पद में था। बोल देता हूँ चुपके से आपको, ये एक प्रकार का चापलूस था। हरिसेन क्या था? चापलूस था। इसने अपनी राजा की क्या की? बहुत प्रशंसा की। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति। देखो अब आपके लिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पूछ लिया कि महाराजा धीराज की तो उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसका दरबारी कवि कौन था? मैंने बताया हरिसेन था, ठीक है। हरिसेन द्वारा क्या प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो हरिसेन ने इसमें अपने राजा के बारे में बताया है। मेरा राजा दानवीर है, मेरा राजा विजयी होता है, मेरा राजा ऐसा, मेरा राजा वैसा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या इसने बताया हुआ है, ठीक है। वो मैंने आपका जो इतिहास था उसमें मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसमें हरिसेन के बारे में बताया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो आज हम उत्तराखंड का इतिहास जान रहे हैं, तो ये सभी चीज हम कनेक्ट करते हुए जानेंगे। देखो प्रयाग प्रशस्ति राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखी गई है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। चापलूस कवि था ये, ठीक है। इनाम उपहार के उसमें करता होगा कि इसके पास देखो दरबारी कवि भी था ये, अमात्य प्रमुख भी था ये, ठीक है। इसके पास 5-6 पोस्ट थी, ठीक है। 6-7 पोस्टों पे पोस्ट दी गई थी। समुद्रगुप्त ने अपनी माला उतारी और हरिसेन के गले में डाल दी। हरिसेन तारीफ करते रहता था अपनी राजा का, ठीक है। मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा वैसा है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने क्या महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी और इसके पप्पा ने भी की थी, ठीक है। पप्पा का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? और समुद्रगुप्त के पिता ने ही सर्वप्रथम क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और अपने पापा के रास्ते में चलता है। पप्पा मैं भी क्या करूंगा? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करूंगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं नागवंश का शासन 5वीं से 6वीं शताब्दी में क्या आया? नागवंश का शासन रहा। अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 5वीं शताब्दी यानी 500 ईस्वी के आसपास, ठीक है, नागों ने कुनिंद राजवंश को हराकर उत्तराखंड पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है। कब? 500 ईस्वी के आसपास नागों ने किसे? कुनिंद राजवंश को हराया और उत्तराखंड राज्य पर अपनी क्या कर ली? सत्ता स्थापित कर ली। इनकी जानकारी हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। देखो जो क्या है, जो कौन सा वंश है? नागवंश, ठीक है। जो कौन सा वंश बताया मैंने आपको? नागवंश है। उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से? गोपेश्वर में त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है, जिसमें नागवंश के 4 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त है, ठीक है। जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसमें नागवंश के 4 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त 4 राजाओं के नामों की बात करूं तो स्कंद नाग का नाम वहां पे आपको अंकित मिलता है, विभु नाग हो गया, उसी के साथ अंशु नाग और गणपति नाग के बारे में
कौन सी त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें 4 राजाओं के बारे में, नागवंश के स्कंदनाग हो गया, बिभुनाग हो गया, अंशुनाग हो गया, गणपति नाग के बारे में मिलती है। वहीं गोपेश्वर त्रिशूल लेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। पूछेगा कि गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसकी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। नागों के पतन पतन के समय गणपति नाग शासक थे। जब नागों का पतन होता है तो उस समय शासक कौन था? उस समय राजा कौन था? तो गणपति नाग था, जब इनका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। अब इसके बाद आपका छठवीं शताब्दी में कौन सा वंश राज करता है? मौखरी वंश का शासन आता है। कब? छठवीं शताब्दी में। आइए अब जानते हैं मौखरी वंश के बारे में। तो देखो, मौखरी वंश के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या करेंगे, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जितने बनेंगे उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। छठवीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों को पराजित करके उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। अब जो नाग है, नागवंश है, उनको कौन पराजित करता है? मौखरी वंश क्या करता है? राजवंश पराजित करता है और उत्तराखंड पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है। वहीं गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के पतन के बाद मौखरी वंश की स्थापना हुई थी और इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का क्या होता है? जब पतन होता है तो उसके बाद क्या उभरता है? मौखरी वंश आता है सामने और अपनी राजधानी ये कहाँ पे करते हैं? कन्नौज में बनाते हैं। ठीक है। कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक कौन था? हरिवर्मा था। ठीक है। पूछेगा कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक कौन था? तो हरिवर्मा था। 520 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। ठीक है। और मौखरी वंश का आखिरी शासक पूछिए तो कौन था? ग्रहवर्मा था। ठीक है। ग्रहवर्मा था। ठीक है। कन्नौज में प्रथम मौखरी शासक कौन था? हरिवर्मा था 520 ईस्वी में। और अंतिम वंश या आखिरी शासक पूछिए तो ग्रहवर्मा था। ठीक है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। देखो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया आपके लिए पीपीटी। ठीक है। राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि का नाम पूछूंगा तो आप बाणभट्ट बताएंगे। ठीक है। मैं पूछूंगा बाणभट्ट किसके राजा दरबारी कवि थे तो आप बताएंगे राजा हर्षवर्धन के। ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है। हर्षवर्धन में कौन आया था? वेंगसान आया था या हाइयान आया था? ठीक है। कमेंट में बताएंगे कि राजा हर्षवर्धन के जब काल चल रहा था, राज्य चल रहा था, जब वह शासक था तो उसके दरबार में क्या आया? एक चीनी यात्री आया। क्या उसका नाम हाइयान था? क्या उसका नाम क्या था? वेंगसान था? आप मुझे बताएंगे। वैसे मैंने आपको चीनी यात्रियों का मैंने आपको ट्रिक बताया था। उस चीनी यात्री को क्या दो? फांसी दो। ठीक है। फा से आपका हाइयान, हो से आपका वेंगसान, ई से आपका ईसिंग, सौ से आपका संगयुग। ठीक है। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि पूछेगा बाणभट्ट द्वारा रचित। ठीक है। हर्षचरित। ठीक है। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की। किसका दरबारी कवि था? तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है। उन्होंने बताया कि राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देखो, जो हर्षचरित हमें रचना मिलती है किसकी है? बाणभट्ट की है। उन्होंने क्या बताया कि जो मेरा राजा हर्षवर्धन है उसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। ग्रहवर्मा रिश्ते में राजा हर्षवर्धन की बहन का पति था। आप देखो, जो ग्रहवर्मा था वो क्या था? रिश्ते में राजा हर्षवर्धन के बहन का पति था। ठीक है। मतलब उसका जीजा जी हो गया ना, उसके बहन का पति था, उसका जीजा जी हो गया। तो बताना मुझे क्या होगा। ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन ने क्या कर दिया? अपनी बहन के पति जिसका नाम क्या था? ग्रहवर्मा था, उसका क्या कर दिया? हत्या कर दी और कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद उत्तराखंड में राजा हर्षवर्धन का राज स्थापित हो गया। ठीक है। किसे? ग्रहवर्मा को मार के, अपने बहन के पति को मार के क्या करता है? हर्षवर्धन राज करता है। उत्तराखंड में इसका ही क्या हो जाता है? राज्य स्थापित हो जाता है। अगर बात करूं हर्षवर्धन का शासनकाल तो 606 से 647 ईस्वी में। ठीक है। राजा हर्षवर्धन के शासन के बारे में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। ठीक है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। ठीक है। किसके दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है। कितने क्वेश्चन बढ़ गए? 2 क्वेश्चन। देखो, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताओ। क्या था? बाणभट्ट था। ठीक है। और बाणभट्ट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना के नाम बताओ। तो हर्षचरित।
हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो पहले मैंने प्रश्न पूछा था, अब मैंने आपके लिए संलग्न किया है, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेंसान, ठीक है। चीनी यात्री भारत आया जो कि क्या था? बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था। अब मुझे बताएंगे कि ह्वेंसान की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। ह्वेंसान ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम, पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की है या फोक्यू की है? फोक्यू की है या सी की है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या था? ह्वेंसान किसके शासन के समय? हर्षवर्धन के शासन के समय भारत आया था और बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ह्वेंसान ने उत्तराखंड को लेकर कई नाम दिए, जैसे उत्तराखंड को पोलीहिमोपुलो, ठीक है, जिसे ब्रह्मपुर कहा जाता है। देखो जैसे ही ह्वेंसान भारत में आता है, उत्तराखंड में आता है, भारत के उत्तराखंड में आता है, तो ये क्या बोलता है? उत्तराखंड क्या है? पोलीहिमोपुलो, जिसे ब्रह्मपुर कहा गया, ठीक है, किया गया। और गंगा नदी को इसे क्या बोला? महाभद्रा कहा। गंगा को ह्वेंसान ने क्या बोला? महाभद्रा कहा, ठीक है। हरिद्वार के लिए इसने मोयुलो नामक शब्द का प्रयोग किया। देखो अब देखो, ह्वेंसान जैसे उत्तराखंड में आता है, इसने उत्तराखंड के धरती को क्या बोलता है? पोलीहिमोपुलो, जिसे ब्रह्मपुर, और गंगा नदी को महाभद्रा कहता है, और हरिद्वार क्षेत्र को ये क्या बोलते हैं? मोयोलू नामक शब्द हरिद्वार के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। 647 ईस्वी तक राज करने के बाद राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और इनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसका वंश समाप्त हो जाता है, राज्य बिखर जाता है और कई नए वंश उत्पन्न हो गए। अब ठीक है, अब देखो 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन राज करता है, इसका अपना पुत्र नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो राज्य क्या हो जाता है? इनका वंश समाप्त हो जाता है, राज्य क्या हो जाता है? बिखर जाता है। अब कई नए वंश उत्पन्न होते हैं, जिसमें आपका मैंने बताया कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी वंश, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। अगर बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने आपके बनाई हुई है, जिसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में ही परिचर्चा की है। आप जाके देख सकते हैं कार्तिकेय राजवंश के बारे में। आज आपका यहाँ क्या हो जाएगा? उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, तो इस राजवंश को उत्तराखंड में राज करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। मैंने बताया था कि उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला राजनीतिक वंश कौन बताया था? मैंने आपको कुनिंद वंश बताया था। ऐतिहासिक पूछेगा तो कार्तिकेय राजवंश, ठीक है। इस वंश ने अपने पहले 300 वर्ष तक जोशीमठ या चमोली को अपनी राजधानी के रूप में रखा, जो 300 वर्ष के क्रम में यहाँ 14 राजाओं ने शासन किया, ठीक है। पहले के 300 वर्ष, ठीक है, जोशीमठ चमोली को इन्होंने अपना राजधानी बनाया, जिसमें 300 वर्ष के क्रम में यहाँ 14 राजाओं ने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ, बागेश्वर, कत्यूरी घाटी या कार्तिकेयपुर नामक स्थान में क्या किया? स्थापित किया, और वहीं इन्होंने बैजनाथ को ही प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर कहा जाता है, ठीक है। जो बैजनाथ है उसी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? कार्तिकेयपुर कहा जाता है। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र, कत्यूर घाटी के क्षेत्र में बैजनाथ को ही क्या कहा जाता है? कार्तिकेयपुर कहा जाता है। और पहले के 300 वर्षों में कितने? 14 राजाओं ने शासन किया था, जिसकी पहली राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ या चमोली थी, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभिलेखों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन था? बसंत देव था, ठीक है। जो अभिलेखों के अनुसार, अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? बसंत देव था। परंतु प्राचीन काल से ही लोगों का कहना है कि इस वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे, ठीक है, वासुदेव थे। देखो अब देखो यहाँ क्या है, जो अभिलेख है उनके अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन था? बसंत देव था। लेकिन प्राचीन काल से ही लोगों का कहना क्या है, इस वंश का संस्थापन कौन था? वासुदेव थे, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बसंत देव और वासुदेव दोनों एक ही व्यक्ति थे। देखो अब इतिहासकार क्या बोलते हैं, जो बसंत देव है वही क्या है? वासुदेव है। जो वासुदेव है वही क्या है? बसंत देव है। मतलब दोनों एक व्यक्ति हैं, ऐसा बोल दिया इतिहासकारों ने, अब ठीक है। बसंत देव के बारे में हमें जानकारी बागेश्वर लेख से प्राप्त होती है, और इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछ लेगा कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसके द्वारा
ग्रहण की गई थी, तो बसंत देव ने की थी। एक नरसिंह मंदिर इनके द्वारा जोशीमठ में बनवाया गया था, ठीक है। बसंत देव ने एक नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पे, जोशीमठ में, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया। और प्रथम क्या थे, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि समुद्रगुप्त ने अपने पप्पा की तरह क्या महाराजाधिराज की उपाधि ली, वैसे ही बसंत देव ने क्या परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब राजा बसंत देव ने बागेश्वर के पास एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव क्या किया, दान में देने की चर्चा परिचर्चा है, ऐसा हमको क्या मिलता है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ और कंडारा आदि स्थानों से प्राप्त हुए ताम्रलेखों से इस राजवंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस वंश के काल को मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। देखो जो क्या है, कार्तिकेयपुर राजवंश था, ठीक है, इस वंश के काल को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में वास्तुकला या मूर्तिकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे जहांगीर के कार्यकाल को क्या बोलता है, कहा जाता है, जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जैसे स्थापत्य के स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, स्थापत्य के स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसी प्रकार देखो मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड को स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल को कहा जाता है, ठीक है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक मूल रूप से अयोध्या से संबंधित थे, ठीक है। अब लक्ष्मीदत्त जोशी, ठीक है, इतिहासकार कौन, लक्ष्मीदत्त जोशी क्या बोलते हैं, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसके शासक मूल रूप से अयोध्या से संबंधित थे। और इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेय राजवंश किसके, ये सूर्यवंशी शासक थे। ये क्या थे, सूर्यवंशी शासक थे। सभी व्यक्तियों का अपना अलग अलग क्या था, मत था। सभी इतिहासकारों का क्या था, अपना अपना अलग अलग मत दिए। उसमें लक्ष्मीदत्त जोशी क्या बोलते हैं, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे वो मूल रूप से कहाँ से, अयोध्या से संबंधित थे। लेकिन जो दूसरे हमारे इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने क्या बोला कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है ये कौन से शासक, सूर्यवंशी शासक थे, ठीक है। तो अब हम कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में जानेंगे। इस वंश की वंशावली के अंदर अलग अलग वंश हैं, जैसे राजाओं के उनके अपने परिवारों के बारे में अलग अलग वंश का नाम दिया गया है, परंतु यह सारे कार्तिकेयपुर वंश कत्यूरी वंश के अंतर्गत ही आते हैं। जिसमें बसंत देव मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। दूसरे खरपर देव या खरफर देव वंश हो गया, ठीक है। कल्याण राज या खरपर देव वंश के ही थे, ठीक है। त्रिभुवन राज हो गए, ठीक है। निम्बर देव हो गए, इष्टगण हो गए, ठीक है। किसने सर्वप्रथम उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने की प्रयत्न की, तो इष्ट देव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्बर वंश हो गया, ठीक है। ललित सुर देव हो गया, निम्बर वंश का था। भूदेव हो गया, निम्बर वंश का, ठीक है। इच्छर देव, ठीक है, सोलादित्य वंश हो गया, ठीक है। देशक देव हो गया, सोलादित्य वंश हो गया। और क्या, पदम देव हो गया, सोलादित्य वंश हो गया, ठीक है। वहीं क्या बोला है, सुमीरक्षा देव हो गया, ठीक है। और धामदेव हो गया। अब चर्चा परिचर्चा करेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। बसंत देव के बारे में तो जान लिया हमने, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है, खरपर देव वंश है, ठीक है। इस वंश के प्रथम राजा कौन थे, खरपर देव होते हैं। कौन होते हैं, खरपर देव होते हैं। इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से, बागेश्वर लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, बागेश्वर लेख से मिलती है। राजा खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। जो क्या थे, खरपर देव थे, ये किसके समकालीन थे, ठीक है। जब कन्नौज में राजा यशोवर्मन का कार्यकाल चला था, उसी समय खरपर देव का उत्तराखंड में अपना अधिकार बनाए हुए थे, ठीक है। इनका पुत्र का नाम क्या था, कल्याण राज था। खरपर देव के पुत्र का नाम क्या था, कल्याण राज था। बागेश्वर लेख में बताया गया है कि इस वंश के आखिरी राजा कौन थे, त्रिभुवन राज थे, ठीक है। बागेश्वर लेख में क्या बताया गया है, जो खरपर देव वंश है उसके अंतिम वंश के अंतिम राजा कौन थे, त्रिभुवन राज थे, ठीक है। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं निम्बर वंश के बारे में, ठीक है। इस वंश के प्रथम राजा कौन थे, निम्बर देव होते हैं। निम्बर वंश के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से, पांडुकेश्वर जोशीमठ से प्राप्त ताम्र पत्रों में से मिलता है, ठीक है। जो निम्बर वंश के बारे में आज आप जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पांडुकेश्वर जोशीमठ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। राजा निम्बर देव शैव धर्म को मानते थे। जो निम्बर देव थे कौन से धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे। और इन्हें शत्रुहंता भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, शत्रुहंता भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते चलना है और इंपोर्टेंट को आप नोट्स बनाते हुए चलना है। राजा निम्बर देव के बाद उनके पुत्र इष्टगण राजा बनते हैं और इन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और इनको इस कार्य का श्रेय भी दिया जाता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया
कि उत्तराखंड का वह कौन सा राजा था जिसने समस्त उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो ईष्टगण था। ठीक है, देखो आपको एकता में बांधने का कार्य कौन करता है? इष्ट मतलब कि आपका भगवान करता है, तो भगवान इष्ट करता है। एकता में बांधने का कार्य कौन करता है? इष्ट करता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इष्ट से इष्टगण। एकता में कौन बांधता है? आपका इष्ट बांधता है। तो इष्टगण ने ही क्या किया? संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का सर्वप्रथम प्रयास किया। राजा इष्टदेव ने जागेश्वर में नव दुर्गा, महेशमर्दिनी हो गया, लकुलीश हो गया, नटराज मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, इष्टदेव ने कहाँ पे? जागेश्वर में नव दुर्गा हो गया, महेशमर्दिनी हो गई, लकुलीश हो गया और नटराज मंदिरों का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। इनके बाद इनके पुत्र कौन आते हैं? ललित सूर्यदेव राजा बनते हैं। इन्हें निम्बर वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है और सबसे ज्यादा ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव से भी संबंधित प्राप्त हुए हैं। इनकी दो पत्नियां थी, लया लच्छा देवी और समा देवी, और समा देवी ने ही बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, पूछ लेगा कि बैजनाथ में जो क्या है नारायण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? जो किसकी पत्नी थी? बताओ मुझे, किसकी पत्नी थी? जो ललित सूर्यदेव की पत्नी थी, नाम क्या था? समा देवी था। ठीक है, दो पत्नियां थी, एक का नाम लया लच्छा देवी कहा जाता था, दूसरी पत्नी का नाम था समा देवी। तो उन्होंने ही कहा बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को क्या बोला जाता है? काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के रूप में, बराह अवतार के रूप में बताया गया है। ठीक है, पांडुकेश्वर से जो ताम्रपत्र प्राप्त होता है उसमें ललित सूर्यदेव को क्या बोला है? काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धारक के रूप में बराह अवतार बताया गया है। ललित सूर्यदेव के बाद उनके पुत्र कौन आते हैं? भूदेव राजा बनते हैं और इन्होंने ही बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और उसके निर्माण में सहयोग किया था। ठीक है, बैजनाथ के मंदिर का निर्माण किसने किया? जीर्णोद्धार किसने किया? उसमें सहयोग किसने दिया? तो ललित देव सूर्य का पुत्र का नाम होता है भूदेव। ठीक है, भूदेव, भू मतलब क्या होता है? भूमि, देव मतलब देवता। ठीक है, तो भूमि में देव को किसने विराजित किया? तो भूदेव ने किया बैजनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, राजा भूदेव बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। राजा जो क्या थे? भूदेव थे। किसके, कौन से धर्म के कट्टर विरोधी थे? तो बौद्ध धर्म के क्या थे? कट्टर विरोधी थे। चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा राजा बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था? तो भूदेव आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसके लिए क्या? बुद्धम श्रमण शत्रु की उपाधि भी धारण की। अब देखो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे तो इन्होंने क्या किया? बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि इन्हें क्या कर ली? धारण कर ली थी। ठीक है, तो ये देखो संलग्न में चित्र क्या है? ये बैजनाथ मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया? भूदेव ने करवाया, जो क्या थे? बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे, जिनने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुद्ध श्रमक शत्रु की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भूदेव ने करवाया। ठीक है, इस वंश का प्रथम शासक इच्छादेव था। अगर बात करूं सोलादित्य वंश की, तो इस सोलादित्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? इच्छादेव थे। ठीक है, सोलादित्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ? बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से हमें प्राप्त होती है। अगर पूछ लेगा जो सोलादित्य वंश के बारे में जानकारी कौन से पत्रों से प्राप्त होती है? तो बालेश्वर और पांडुकेश्वर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उससे हमें सोलादित्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। सोलादित्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इच्छादेव था। ठीक है, इच्छादेव के पश्चात क्या? देशद देव हो गया, पदम देव हो गया। ठीक है, और सुमिक्षिराज देव आदि शासक बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने उत्तराखंड में जो राजवंश आए उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। अब चर्चा परिचर्चा करते हैं उत्तराखंड में किसका? शंकराचार्य का आगमन के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो शंकराचार्य जब उत्तराखंड में आए तब यहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश कत्यूरी वंश का शासन चल रहा था। राजा इष्टगण शासन कर रहे थे। मैंने बताया जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधा, राजा इष्टगण। तो उन्हीं के शासनकाल में शंकराचार्य कहाँ? उत्तराखंड में आए। जो क्या थे? जो इष्टगण थे निम्बर वंश से संबंधित थे, जो कार्तिकेयपुर राजवंश कत्यूरी वंश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, जो क्या थे? इष्टगण थे, कत्यूरी वंश है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत आते हैं, निम्बर वंश से संबंधित थे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या? प्रसिद्ध विद्वान शंकराचार्य का उत्तराखंड में क्या होता है? आगमन होता है। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे और उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन थे शंकराचार्य? एक दार्शनिक थे,
महान एक धर्म प्रवर्तक थे जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापना के लिए अपनी महत्वपूर्ण क्या निभाई भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, देखो शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में हो गया, ठीक है, द्वारका पीठ गुजरात में हो गया, ठीक है, श्रृंगेरी श्रद्ध पीठम कर्नाटक में हो गया, और क्या हो गया आपका गोवर्धनपुरी मठ कहाँ उड़ीसा में। 4 मठों के प्रसिद्ध मठों के निर्माण किसके द्वारा शंकराचार्य द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध महान विचारक महान दार्शनिक महान विद्वान शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का निर्माण करवाया जाता है। ज्योतिर्मठ हो गया, द्वारका पीठ हो गया, श्रृंगेरी शरपीठम हो गया, गोवर्धनपुरी मठ हो गया। ठीक है, 820 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर को कहाँ केदारनाथ में त्याग दिया। ठीक है, 820 ईस्वी में ये अपने शरीर को कहाँ केदारनाथ में त्याग देते हैं। ठीक है, तो वहीं जब कत्यूरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ तब उस समय कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश भी उदय हो रहा था। ठीक है, जब कत्यूरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जब वह शासन चल रहा था तो कुमाऊं के क्षेत्र में एक नया वंश देखने का मिलता है, उसका उदय होता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, चंद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों वंशों में सत्ता के लिए एक दूसरे के लिए संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, इन दोनों के लिए एक दूसरे में, ठीक है, इन दोनों वंशों के बीच में क्या चलता रहा, सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। चंद वंश की प्रारंभ राजधानी चंपावत थी, बाद में चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा नैनीताल नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों में अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, जो चंद वंश का प्रारंभ राजधानी थी वो कहाँ थी, चंपावत थी, बाद में चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में इन्होंने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया था। चंद वंश के बारे में जानकारी हमें चंदकालीन अभिलेख, मुस्लिम साहित्य, परमार वंश के इतिहासकार, नेपाल के इतिहास से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबरान ने इनकी वंशावली में 62 राजाओं का वर्णन किया है। ठीक है, देखो बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबरान ने जो क्या है चंद वंश है उनके वंशावली में कितने राजाओं के बारे में 62 राजाओं के बारे में वर्णन किया है। और इस वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जो चंद वंश का शासक का है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब जानते हैं, देखो जितने भी ये कितने 62 राजाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, कौन कौन से हैं, सोमचंद्र हो गए, आत्मचंद्र हो गए, पूर्णचंद्र हो गए, ठीक है, इंद्रचंद्र हो गए, संसार चंद्र हो गए। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर के सुधाचंद्र, हमीर चंद्र हो गए, वीना चंद्र हो गए, वीर चंद्र हो गए, रूप चंद्र हो गए, लक्ष्मी चंद्र हो गए। ठीक है, और धर्मचंद्र हो गए, कर्मचंद्र हो गए, बल्लाल चंद्र हो गए, नामी चंद्र हो गए, नरचंद्र हो गए, नानकी चंद्र हो गए, रामचंद्र, भीमचंद्र, मेघचंद्र, ठीक है, ध्यानचंद, पर्वतचंद्र, थोहर चंद्र, कल्याण चंद्र, त्रिलोक चंद्र, डमरू चंद्र, ठीक है, धर्मचंद्र, अभय चंद्र, गरुड़ चंद्र हो गए, हरिचंद्र हो गए, उद्यान चंद्र हो गए। उसी के साथ साथ आगे बात करूं तो आपके क्या होगी, देखो आत्मचंद्र सेकिन हो गए, हरिचंद्र सेकिन हो गए, विक्रम चंद्र हो गए, भारती चंद्र हो गए, रत्न चंद्र हो गए, कीर्ति चंद्र हो गए, प्रताप चंद्र हो गए, तारा चंद्र हो गए, माणिक चंद्र हो गए, कल्याण चंद्र हो गए, पूर्ण चंद्र, भीष्म चंद्र, बालू कल्याण चंद्र, रुद्र चंद्र, लक्ष्मी चांद चंद्र हो गए, दलीप चंद्र हो गए, विजय चंद्र हो गए, त्रिमल चंद्र हो गए, बांझ बहादुर चंद्र हो गए, और आपका क्या उद्योन चंद्र हो गए। ठीक है, वहीं ज्ञान चंद्र, जगत चंद्र, देवी चंद्र, अजीत चंद्र, कल्याण चंद्र चौथा हो गया, दीप चंद्र हो गया, मोहन चंद्र हो गया, प्रद्युमन चंद्र हो गया, मोहन चंद्र हो गया, शिव चंद्र हो गया। तो महेंद्र चंद्र जो चंद्रवंश के 62 राजा है, सॉरी जो 62 राजा हैं ये उनके नाम है। ठीक है, तो अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। पहला जो था सोमचंद्र के बारे में। ठीक है, चंद वंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद्र ने की थी। वे शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, सोमचंद्र क्या चंद वंश के संस्थापक कौन है, सोमचंद्र हैं जो शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, इतिहासकारों ने इनके संबंध में अलग अलग मत। कुमाऊं का इतिहास के लेखक कौन है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद्र का शासनकाल 700 से 721 ईस्वी के बीच था। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा, उसके लेखक कौन है। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास एक प्रसिद्ध क्या है पुस्तक है, इस किसके द्वारा लिखी गई, तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा। तो उनके अनुसार जो क्या था, सोमचंद्र था, उसका शासन 700 से 721 ईस्वी तक रहा। इसके साथ ही ब्रिटिश इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार सोमचंद्र का शासनकाल 935 ईस्वी के आसपास रहा है। ठीक है, एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उनका नाम है एटकिंसन। ठीक है, उनके अनुसार जो सोमचंद्र का शासनकाल रहा वो 935 ईस्वी रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद वंश की स्थापना थोरचंद द्वारा 1216 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, परंतु ज्यादातर इतिहासकार के अनुसार चंद वंश का स्थापना किसको जाता है, सोमचंद ने 700 ईस्वी में
के आसपास मानते हैं। और थोर चंद्र सोमचंद्र की क्या 23वीं पीढ़ी में आया था। ठीक है, अब देखो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि चंद्र वंश की स्थापना कौन करते हैं, थोर चंद्र का 1216 ईस्वी में करते हैं। और कुछ इतिहास बोलते हैं कि जो चंद्र वंश की स्थापना कौन करते हैं, सोमचंद्र 700 ईस्वी में करते हैं। और क्या बताते हैं, जो थोहर चंद्र है वो सोमचंद्र की 23वीं पीढ़ी में आया था। ठीक है, झूसी इलाहाबाद में सोमचंद्र यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ आए थे और उस समय उत्तराखंड के राजा कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव थे। ठीक है, जोशी इलाहाबाद से सोमचंद्र यात्रा करने कहाँ बद्रीनाथ आए थे। उस समय उत्तराखंड के राजा कौन थे, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव थे। यहाँ पर सोमचंद्र ने ब्रह्मदेव की एकमात्र कन्या जिसका नाम चंपा था उससे विवाह कर लिया और उसके साथ ब्रह्मदेव ने सोमचंद्र को कुछ क्षेत्र भी ध्यान दिया। ठीक है, सोमचंद्र कहाँ आते हैं घूमने, तो मैंने बताया कहाँ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं। उस समय कत्यूरी शासक कौन था, ब्रह्मदेव था। उनकी बेटी का नाम क्या था, चंपा था। उससे विवाह कौन कर लेता है, सोमचंद्र कर लेता है और वो उसे कुछ क्षेत्र क्या देता है, दान में देता है। सोमचंद्र ने अपनी पत्नी व रानी चंपा के नाम पर चंपावती नदी के किनारे ब्रह्मदेव द्वारा मिली भूमि पर चंपावत राज्य, ठीक है, का निर्माण करवाया था। और सोमचंद्र ने चंपावत राज्य में एक राजबुंगा किले का भी निर्माण करवाया। ठीक है, राजबुंगा किला कहाँ, इसका निर्माण किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा, सोमचंद्र द्वारा कहाँ पे, चंपावत में कराया गया था। और यहीं से चंद्रवंश क्या होता है, शुरुआत होता है। इन्होंने राजबुंगा किले के लिए 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे। उनका नाम कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी था। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जो क्या सोमचंद्र ने 4 क्या किलेदार नियुक्त किए थे, उनमें से कौन 4 प्रमुख है। ठीक है, तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। ठीक है, इन 4 किलेदारों को चाराल या 4 आल कहा जाता है। चारालिया का 4 आल कहा जाता है। और ये 4 आल पूर्ण रूप से नेपाल के निवासी थे। ये 4 आल कहाँ के थे, पूर्ण रूप से कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी कहाँ के, नेपाल के निवासी थे। ठीक है, सोमचंद्र ने अब अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राजाओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और अपना ध्यान सबसे प्रथम युद्ध में क्या, द्रोणकोट के राजा रावत को साथ लड़ते हैं। सबसे पहले इनका प्रसिद्ध युद्ध कहाँ होता है, द्रोणकोट के रावत राजा के साथ लड़ते हैं। ठीक है, इस युद्ध में सोमचंद्र द्रोणकोट के रावत राजा को मार देते हैं और इस क्षेत्र में भी क्या कर लेते हैं, राज कर लेते हैं। और सोमचंद्र को ये राजा क्या करते हैं, फिर टैक्स देना, यहाँ से नेट क्या मिलता है, कर मिलना प्रारंभ हो जाता है। सोमचंद्र ने गांव के सयाने जिनके पास जिंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव हो उन्हें बूढ़ों को नियुक्त करी थी और उन्होंने इन सयानों को बूढ़ों को कर इकट्ठा करने का कार्य सौंपा था। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, जो सबसे क्या अनुभवी व्यक्ति थे उन्हें इस क्षेत्र का शासन सौंप दिया और कर इकट्ठा करने का जिम्मा भी उन्हें सौंप दिया गया। उन्होंने इन सयानों और बूढ़ों को अपने जीते हुए क्षेत्रों पर कर इकट्ठा करने के लिए भेजा। परंतु जब ये सयाने और बूढ़े इस कर इकट्ठा करने पर उन क्षेत्रों में गए तो वहाँ मेहरा और फरतियाल थे जिन्होंने कर देने से मना कर दिया। इन सयानों और बूढ़ों के सर काट के बीच चौराहे पर उनको गाड़ दिया। तब से उस क्षेत्र में बूढ़ा चौरा भी कहा जाने लगा। देखो, जैसे सोमचंद्र ने इन क्षेत्रों में कर्ज लेने के लिए बूढ़े लोग, ठीक है, जो अनुभवी थे, ठीक है, जो सयाने थे, उन्हें क्या क्या नियुक्त किया। लेकिन ये जब कर लेने जाते हैं तो उस समय वहाँ के क्या करते थे, फरतियाल और कौन, फरतियाल और 2 मैंने बताया, अभी बताया, फटाफट बताओ। 2 मैंने आपको बताए, 2 जाति मैंने आपको बताई, 2 मैंने वंश बताया। एक तो आपको फरतियाल बताया, एक क्या बताया, फटाफट बताओ मुझे, मेहरा और फरतियाल। ठीक है, कर देने से मना करते हैं और इनका क्या करते हैं, सर कलम करके चौराहे पर लटका देते हैं, जिसकी वजह से बूढ़ा चौरा भी वहाँ कहा जाने लगा। मेहरा और फरतियाल वो लोग थे जिनका उन क्षेत्रों में काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। मेहरा और फरतियाल कौन थे, वो लोग थे जो उस क्षेत्र में क्या थे, काफ़ी शक्तिशाली थे और उन क्षेत्रों में काफ़ी उनकी चलती थी। ठीक है, राजा सोमचंद्र ने मेहरा और फरतियाल को बहला फुसला को अपनी तरफ कर लिया। अब देखो सोमचंद्र ने क्या कर दिया, गेम खेल दिया, इनको बहलाया फुसलाया और अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, और उन्हें मंत्री व सेनापति जैसे पद प्रदान किए गए। अब देखो शक्तिशाली हैं तो उन्हें क्या किया, उन्होंने सोमचंद्र ने बहलाया फुसलाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया और सेनापति और मंत्री जैसे पद दे दिए, वो भी ये भी ठीक है। राजा सोमचंद्र अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, इसलिए सोमचंद्र ने अपने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया था। अब देखो वो अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे, राजा अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो जो शक्तिशाली क्षेत्र के जो व्यक्ति थे उन्हें ये सेनापति या महामंत्री के पद पर क्या कर रहे
थे, नियुक्त कर रहे थे और अपना राज्य का विस्तार क्या कर रहा था, तेजी से बढ़ाते जा रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ सोमचंद्र, ठीक है, डोटी के राजाओं को कर टैक्स भेजा करता था। डोटी के राजा नेपाल क्षेत्र से संबंधित थे और ये मल्लवंशी होते थे, इन्हें क्या रैका भी कहा जाता था। ठीक है, इससे आप यह देख सकते हैं कि सोमचंद्र एक स्वतंत्र राजा नहीं था, क्योंकि वह डोटी के राजाओं को भी कर भेजा करता था। ठीक है, सोमचंद्र के समय डोटी का राजा जयदेव मल्ल था, जिसे सोमचंद्र का टैक्स भेजा करता था। और इस मल्ल वंश का प्रथम राजा कौन था, वामदेव था। कौन था, वामदेव था। ठीक है, अब हम परिचर्चा करते हैं आत्मचंद के बारे में। ठीक है, सोमचंद के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आता है, आत्मचंद राजा गद्दी पे बैठता है और यह 20 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, आत्मचंद कितना, 20 वर्षों तक गद्दी पर बैठता है सोमचंद के बाद। ठीक है, उसके बाद पूर्णचंद आता है। आत्मचंद के बाद पूर्णचंद क्या बनता है, शासन करता है। फिर इष्ट इंद्रचंद्र आता है। ठीक है, इनके समय उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन और उसका निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ। पूछेगा कि किसके शासनकाल में और कौन तब राजा था जब उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन और उसका निर्यात बहुत तेजी से फैला, तो वो कौन थे, इंद्रचंद्र थे। ठीक है, इन्होंने चीनी की रानी, ठीक है, चीन की रानी, चीनी नहीं, चीन की रानी के साथ भी विवाह किया था। ठीक है, इंद्रचंद्र ने क्या किया, चीन की रानी से भी विवाह कर लिया। उस समय क्या, रेशम का उत्पादन और रेशम का उत्पादन भी बढ़ा, उसके निर्यात में भी क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तिब्बत के राजा की पत्नी चीन से रेशम के कीड़े तिब्बत लाया करती थी। देखो, तिब्बत के राजा की पत्नी चीन से रेशम के कीड़े कहाँ लाया करती थी, तिब्बत लाया करती थी। और इंद्रचंद्र ये रेशम के कीड़े तिब्बत से उत्तराखंड ले आए। ठीक है, और जो इंद्रचंद्र थे वो क्या करके ले आए, जो रेशम के कीड़े थे, जो रेशम बनाते हैं, उन्हें कहाँ से, तो मैंने तिब्बत से उत्तराखंड लेके आए। इन्होंने चंपावत में सिल्क का कारखाना खोला, सिल्क का क्या खोला, कारखाना खोला था। और इन रेशम के कारखानों में काम करने वाले लोगों को पटवा या पटवा कहा जाता था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से पटवा या पटवा किसे कहा जाता था, तो जो रेशम के कारखाने में कार्य करने वाले लोग थे, सिल्क के कारखाने में कार्य करने वाले लोग थे, उन्हें पटवा या पटवा कहा जाता था। इन्होंने नेपाल के मार्ग के माध्यम से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। ठीक है, नेपाल के मार्ग के माध्यम से चीन से क्या किया, अपने व्यापारिक संबंध बनाए थे। इंद्रचंद्र के बाद संसार चंद्र, सुधाचंद्र, हरिचंद्र क्रमानुसार राजा बनते रहे, परंतु इतिहासकार में इनमें से कोई खास घटना या बिंदु से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बारे में, इनके बारे में परिचर्चा भी कमी मिलती है। वीणाचंद के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कोई संतान नहीं थी, यह भोग विलास में रहता था। ठीक है, और सारी बातों से निश्चित होकर अपना जीवन आनंदमय रूप से व्यतीत कर रहा था। कौन, वीणाचंद। इसे बिलासी राजा भी कहा गया। ठीक है, बिलासी राजा कौन था, तो मैंने आपको बताया वीणाचंद था। ठीक है, इसके समय खस जातियों का आक्रमण हो जाता है और उस समय खसों का राजा कौन था, बीजड़ था। देखो, जो कौन था, मैंने बताया जो बिलासी राजा था, क्या नाम था, वीणाचंद था। तो उसके समय खसों का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, खसों का आक्रमण हो जाता है और खसों का जो राजा था वो कौन था, उसका नाम था बीहड़ था। ठीक है, क्योंकि वीणाचंद भोग विलास में ही तृप्त रहता था, इस कारण वह खस के सामने क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और खस जाती, इसकी हत्या कर जाती है। अब देखो, राजा क्या है, बहुत ही भोग विलास में बीता है, उसे अपने राज्य से, अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है, विलासी राजा है। तो किसे, खसों को पता चलता है, खसों का एक राजा था जिसका नाम था बीहड़, उसे पता चल जाता है, वो क्या कर देता है, वीणाचंद की पुंगी बजा डालता है और यह कमजोर पड़ जाता है। वीणाचंद की ये क्या कर देता है, हत्या कर देता है बीहड़। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे हम परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास मैराथन क्लास चल रही है आपके लिए। ठीक है, आने वाली आबकारी परीक्षा के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, सभी के लिए होगा, लेकिन अभी आपके लिए आबकारी को देखना है। तो उसी के अनुसार आज हम इतिहास का दूसरे के भाग के बारे में परिचर्चा करने हैं। तो किसको, वीणाचंद्र को बीजड़, कौन था, खस जाति का राजा बीजड़ मार देता है वीणाचंद्र को। ठीक है, इस प्रकार चंद वंश की समाप्ति हो जाती है और खस जाति लगभग 200 वर्ष तक शासन करती है और खसों का इस कालक्रम में अधिपत्य रहता है। ठीक है, अब हम खसों के बारे में परिचर्चा, जो खस जाति के बारे में, जिसमें वीरचंद्र के बारे में हो गया। ठीक है, और कौन कौन से राजा हैं, देखो परिचर्चा करेंगे। सॉरी, रूपचंद हो गया, थोरचंद्र हो गया। ठीक है, ये सारी खस जाति के बारे में हम चर्चा नई वीडियो में करूंगा। आज मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, लेकिन आपके लिए वीडियो लाना भी जरूरी था क्योंकि आपका एग्जाम पास में है।
तो मैंने क्या अपनी तबीयत को ध्यान में नहीं रखते हुए आपके लिए क्या की वीडियो बनाई है। इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे 4 गुना मेहनत मैं करूँगा आपके लिए। बस आपको जुड़ना है, सेशन को क्या करना है, अधिक से अधिक से प्यार दें। वीडियो पसंद आए तो साथियों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आपका शेयर करना, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमें फ्यूल देता है, ठीक है, हमें एनर्जी देता है, और उससे लिए हम आपके लिए और भी अच्छा मेडल लाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का इतिहास मैराथन क्लासेस चल रही है, पहला हो गया, आज दूसरा चल लिया, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़े, राजवंशों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। तो हमने क्या किस राजवंश तक, चंद्रवंश की समाप्ति तक हमने जान लिया, ठीक है। चंद्रवंश का जो अंतिम शासक मैंने बताया था आपको, ये वीणाचंद्र क्या था, भोग विलासी था, ठीक है, अपने भोग विलास में ही आनंदमय जीवन में रहता था। खस जाति का एक राजा था बीजर, जिसे पता चल दिया, उसने वीणाचंद्र का क्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया, और खस जाति क्या कर देती है, उसकी हत्या करती है, और अपना क्या करती है, फिर स्थापना करती है। खस जाति लगभग कितने 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन करती है, जिसमें हम चर्चा परिचर्चा कल करेंगे, ठीक है। आपके लिए वीरचंद्र से आगे जानेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास से क्या हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ा करना है। देखो, सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। एक स्टेप चढ़ोगे, ठीक है, तो फिर गिरोगे, फिर 2 स्टेप चढ़ोगे, एक स्टेप गिरोगे, फिर 3 स्टेप चढ़ोगे, 2 स्टेप गिरोगे, तो अंतिम में आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। कि देखो, मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत के रास्ते में क्या है, भीड़ बहुत कम है, ठीक है। जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। देखो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चढ़ती, दीवार पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम खस जाति से आगे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो साथी में क्या करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करें, अधिक से अधिक तक इसको क्या पहुंचाएं, बेनिफिट मिले, और सभी अपने क्या करें, एक अच्छे भविष्य के निर्माता बने, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच।